नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस डेली करंट अफेयर्स के क्लास में हम 27 से 29 मई 2025 से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी ध्यान पूर्वक देखेंगे। अच्छा, पिछला क्लास एब्सेंट इसलिए था क्योंकि तबीयत थोड़ी सी खराब थी, थोड़ा बुखार हो गया था और क्लास लेने में मैं समर्थ नहीं था, इस वजह से एब्सेंट हुआ था। अच्छा, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि मंथली करंट अफेयर्स जो अप्रैल 2025 महीने का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह था, वो तकरीबन 1 से सवा घंटे का वो वीडियो है, वो ऑलरेडी आप लोगों को दिया जा चुका है। आप लोग उसे मंथली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न था कि जमालपुर रेल कारखाना बिहार के किस जिले में है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाल ही में 23 मई 2025 को वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है। यह मुंगेर में है। अच्छा, कई सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था कि काफ़ी तकरीबन 17 साल बाद यहाँ पर कोई रेल मंत्री विजिट किए हैं। इनसे पहले आपको ध्यान रखना, लालू यादव जो थे पिछली बार यहाँ पर विजिट किए थे बतौर रेल मंत्री। अच्छा, करंट अफेयर्स का ये वो खास करके डेडिकेटेड कोर्स है, जिसके माध्यम से बिहार में आयोजित होने वाले सारे एग्जाम के लिए आप यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। तमाम चीज़ें जो करंट अफेयर्स के हमारे मटेरियल हैं, चाहे वो डेली, मंथली, ईयरली, स्पेशल नोट्स आदि, टेस्ट सीरीज आदि करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड हैं, वो सभी आपको इसमें मिल जाता है एक नॉमिनल सा चार्ज पर। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की कुछ विशेषताओं के बारे में जो बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रॉपर तरीके से, वो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई है। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई शिकायत है, कोई समाधान चाहिए, इस कोर्स को लेकर इस हेल्पलाइन नंबर पर हमें जरूर संपर्क कीजिएगा। अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि आपको करंट अफेयर्स के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। एकदम समय पर आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से वो चीजें मिलेगी। खास बात यहां पर यह है कि जो नोट्स हम आपको देंगे, आप उसे प्रिंट कर पाएंगे, चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। दूसरा बेनिफिट यहां पर आपको यह मिलेगा कि जिस तिथि को, मान लीजिए आज आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, तो पिछला साल भर या 1.5 साल का, यानी कि एप्लीकेशन पर जितने भी मटेरियल हैं पहले के, वो सभी आपको निःशुल्क मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं अब यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न से। देखिए, बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को या फिर स्टेशनों को हाल ही में अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? देखिए, अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है। देखिए, अभी वर्तमान में बात करें मई महीने में, अगर हम इस चीज को देखें तो यहाँ पर हमें बिहार में 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिलता है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो आपके बीच हमने रखा है। देखिए, विकल्प यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत बिहार के 2 स्टेशनों को शामिल किया गया है। इन 2 स्टेशन में देखें तो थावे जंक्शन जो कि भोपाल में है और फिर 35 स्टेशन जो कि भागलपुर में है। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो गोपालगंज और भागलपुर, और प्रॉपर वो खास करके स्टेशन कौन कौन सा यहाँ पर हमने नाम भी लिख दिया है। अच्छा, बात करें यहाँ पर गोपालगंज के थावे जंक्शन की, तो इसे अमृत भारत योजना के तहत 11.75 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। साथ ही मां थावे और मिथिला पेंटिंग कला से इसे सुसज्जित भी किया गया है। एक्चुअली यहाँ पर जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये थावे जंक्शन की ही तस्वीर है। एक प्रकार से इसे रिनोवेट किया गया है, ये अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत। तो ये पहला है। दूसरे की अगर हम बात करें तो भागलपुर जिले के पीरपैंती रेलवे स्टेशन को 19 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। 12 मीटर चौड़ी ओवर ब्रिज का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो फिलहाल ये 2 जगह प्रॉपर है जो खास करके इस प्रश्न से रिलेटेड है, अब ध्यान रखेंगे। लेकिन ओवरऑल पूरे भारत में बात करें तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन के तहत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 जिलों में 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। और यह उद्घाटन कहां से किया गया? दरअसल बीकानेर, राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी कि वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया। कितने रेलवे स्टेशन का? तो 103 खास करके अमृत भारत रेलवे स्टेशन का, जिसमें कि 2 अपना बिहार में है। तो ये चीजें फिलहाल यहां पर इस प्रश्न में क्लियर है। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं। देखिए, हाल ही में 12वां
थावे महोत्सव 2025 का आयोजन 7 से 8 अप्रैल 2025 को गोपालगंज के थावे मंदिर में किया गया है। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो ऑलरेडी पिछली बार आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, जब इसका 11वां संस्करण आयोजित हुआ था। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और मैंने बतौर खास करके बिहार के महोत्सव को लेकर डिटेल में हमने पिछले साल आपको जानकारी दिया था। इस साल वाला स्लाइड मिसिंग है, यहाँ पर वो चीजें हम अपडेट करेंगे। हालांकि वो चीजें हमने आपको समय में पढ़ाया है, बस एक स्लाइड में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग है। वो जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आ जाए, ताकि वो एक प्रकार से आप देखें तो वो आपका रिकॉल हो पाए। फिलहाल ये ध्यान रखिए, मैं पुनः दोहरा दूं, ये थावे महोत्सव को लेकर बीपीएससी में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न है कि बिहार में कहां स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत या फिर 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि बौद्ध गया में, गया जिले के अंतर्गत जो बौद्ध गया है यहां पर इसका आयोजन होना है। विकल्प नंबर ए यहां पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के बोधगया में स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लागत की बात करें तो 165 करोड़ 44 लाख 30,000 रुपये है। मतलब इसको लेकर जो राशि खास करके लागत राशि की बात की जा रही इतनी है, जिसका वहन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अब इसे समझिएगा, यह पहल का उद्देश्य क्या है कि दरअसल बोधगया में वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक अनुभव स्थल का निर्माण करने के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है, जो कि इसी के तहत यहाँ पर खास करके बोधगया में बौद्ध ध्यान केंद्र एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जो कि पूरा जो खर्च है या फिर जो इसको होने वाली जो राशि है, पर जो खर्च होने वाली जो राशि है इसका वहन जो करेगी ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा या फिर भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखें, चूंकि बौद्ध गया जो स्थल है वो बिहार के गया जिले के अंतर्गत आता है। अब यहां पर अगर हम बौद्ध गया की बात करें तो इससे जुड़ी हुई कुछ जो मान्यताएं हैं खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण व पवित्र स्थल है। वैसाखी पूर्णिमा या फिर बैसाख पूर्णिमा के दिन बौद्ध गया, जिसे कि अच्छा यहाँ पर एक चीज समझिएगा, बौद्ध गया या फिर जो एक्चुअली हम अच्छा एक सेकेंड यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। अच्छा हाँ, मिस्टेक नहीं हुआ बल्कि ये हमने सही ही लिखा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बौद्ध गया जो है ये गया जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन अब समझिएगा कि गया जी का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। हमने कुछ समय पहले ही जानकारी दिया था और रिसेंटली ये चीजें हमने आपको बताया है। तो गया का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया गया, इसलिए हमने ब्रैकेट में यहाँ पर गया जी लिख दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, गया का नाम गया जी किया गया है। तो यहाँ पर बौद्ध गया जो गया जी में है, यहाँ पर बिहार में निरंजना नदी के किनारे, जिसे अब फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, पहले इसका नाम था निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी कहा जाता है। तो इस नदी के किनारे आपको ध्यान रखना, सिद्धार्थ गौतम को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए थे। एक बार पुनः से इस पॉइंट को पढ़िएगा, बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में या फिर बोध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे, जिसे अब फल्गु नदी कहा जाता है, सिद्धार्थ गौतम को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए। अच्छा यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, पीपल वृक्ष को बौद्धि वृक्ष भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऐसे भी बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, मैंने कई बार बोला है। देखेंगे प्रश्न पत्रों को, अगर हम पिछले साल के मतलब जो एग्जाम अब तक बीपीएससी द्वारा आयोजित हुए कंडक्ट हुए हैं, तो वहां पर आप देखिएगा कि कॉमनली एक प्रश्न आपको यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड किसी भी रूप में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ज्ञान प्राप्ति जब यहाँ पर इन्हें हुई तो आपको ध्यान रखना, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भले ही ये छोटा पॉइंट है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और जिसे कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अच्छा महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में शाक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा मिलती है, जो बुद्ध धर्म और संघ को कहा जाता है या फिर ये इसको इंगित करता है। बौद्ध धर्म को लेकर कई जानकारी यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। इसमें खास करके बौद्ध संगतियां या फिर जो सम्मेलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और ये आपको इंटरव्यू तक पूछा जा सकता है। अच्छा कई स्रोत में हमें 4 बौद्ध संगति को लेकर ही जानकारी मिलती है, लेकिन कई स्रोत में हमें 5वीं बौद्ध संगति जो हर्ष के काल में आयोजित हुआ इसको लेकर भी जानकारी मिलती है। हालांकि यहाँ पर हमने 4 बौद्ध संगति का वर्णन आपके बीच किया है। जो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में
हुआ था, राजगिरी में हुआ था, जो इसका पुराना नाम राजगिरी है। और आपको ये ध्यान रखना अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये सभी इसी प्रकार से ध्यान रखिए। तीसरा वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें चौथा वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार अध्यक्ष जो वसुमित्र थे, अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त यहाँ पर उपाध्यक्ष पद का भी सृजन किया गया था, जो कि आपको ध्यान रखना कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुआ था। ये बौद्ध संगति खास करके जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, बेसिक से पॉइंट जो रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो यहाँ पर कुछ आपके बीच हमने रखा है। आप इन सभी को जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यही सारे पॉइंट में से कोई आपको पूछा जा सकता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? विकल्प में अगर भगवान बुद्ध नाम आपको दिखे या फिर महात्मा बुद्ध नाम दिखे तो जरूर उसको आंसर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारत के 37वां टेस्ट क्रिकेट कप्तान नियुक्त किया गया है? देखिए, 37वें टेस्ट क्रिकेट कप्तान के रूप में शुभमन गिल को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। स्टार बल्लेबाज जो भारतीय क्रिकेट टीम के हैं, दरअसल 24 मई 2025 को इन्हें स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को भारत के 37वें टेस्ट क्रिकेट कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इन्हें यहाँ पर शुभमन गिल को तस्वीर में देख सकते हैं। अगर आईपीएल की बात करें तो गुजरात टाइटंस टीम के ये खास करके एक खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बीसीसीआई ने हाल ही में, अच्छा ये जानकारी यहाँ पर एक्चुअली ये जो प्रश्न हमने आपको बताया, यहाँ पर टेस्ट कप्तान कौन नियुक्त हुए हैं, खास करके शुभमन गिल, तो ये तो अलग हो गया एक पॉइंट है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि बीसीसीआई ने अभी हाल ही में क्रिकेटरों का जो अनुबंध जारी किया, जो सालाना अनुबंध होता है, उसको लेकर हम जानकारी देंगे। तो वही चीजें यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। ये चीजें मिसिंग था पिछले साल, हालांकि हमने आपको बताया था, और इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हम यहाँ पर पुनः इसको दोहरा रहे हैं। देखिए, बीसीसीआई ने हाल ही में 24-25 के लिए पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का या फिर खिलाड़ियों का केंद्रीय अनुबंध घोषित किया, जो कि 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी है। और इस लिस्ट में 34 खिलाड़ियों को, यानी कि 34 जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनको शामिल किया गया है। अच्छा, इसमें जो कैटेगरी है, जो ग्रेड है, वो 4 है। ग्रेड A+, जिसकी जो सालाना जो खास करके जो पे राशि है 7 करोड़ है। उसके बाद ग्रेड A आता है, फिर ग्रेड B आता है, और फिर ग्रेड C। क्रमशः इसकी राशि की बात करें तो 5 करोड़, 3 करोड़ और 1 करोड़ है। इसमें देखिएगा ग्रेड A+ में केवल 4 खिलाड़ी आपको दिखेंगे, विराट कोहली। चलिए ठीक है, ये थोड़ी इशू आ गई थी, बोर्ड पता नहीं अपने आप कैसे ऑफ हो गया था, लेकिन अब ठीक है। यहाँ पर हम एक्चुअली बात कर रहे थे क्रिकेटरों के ग्रेड को लेकर। तो ग्रेड A+ में 4 क्रिकेटर जो हैं, जिनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। जबकि वहीं पर ग्रेड A में KL राहुल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत और एक और है शुभमन गिल। देखिए, शुभमन गिल की चर्चा भी कर रहे थे, शुभमन गिल को ग्रेड A में रखा गया है। जबकि ग्रेड B की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर इसमें शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर ग्रेड C की बात करें तो इसमें आपको ये सभी नाम दिखेंगे। और अगर बिहार से संबंधित क्रिकेटरों की बात करें तो इसमें मुकेश कुमार आपको नाम दिखेगा। और इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर अगर हम देखें, मुकेश कुमार के अतिरिक्त ईशान किशन का नाम दिखेगा, आकाशदीप का नाम दिखेगा। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए। ओवरऑल बात करें हम यहाँ पर इस अनुबंध की, तो 2024-25 जो कि डेडलाइन सितंबर 2025 तक का ये प्रभावी रहेगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 34 खिलाड़ी को बीसीसीआई ने इसमें शामिल किया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की 24वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई है? देखिए, ये अभी हाल ही में श्रीलंका की मेजबानी में या फिर श्रीलंका की अध्यक्षता में, अथवा विकल्प नंबर A इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दो कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 24वीं बैठक श्रीलंका की अध्यक्षता में 21 मई 2025 को ऑनलाइन माध्यम यानी कि वर्चुअली आयोजित की गई। और इस सम्मेलन का अगर हम यहाँ पर इस बैठक के विषय यानी कि थीम की बात करें तो भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर, ये 2025 का इसका थीम है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि भारत वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष है। देखिए, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष इसमें श्रीलंका है जबकि भारत इसका उपाध्यक्ष है। और भारत की ओर से इस बैठक का प्रतिनिधित्व सचिव P कुमारन द्वारा किया गया, जो इसके सचिव हैं, पूर्व सचिव, इसके द्वारा इसका खास करके भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया। अच्छा, एक जानकारी और, सभी सदस्य देशों द्वारा कोलंबो विज्ञप्ति को अपनाया गया, जिसमें खास करके आपको ध्यान
ध्यान रखना, IORA यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को मजबूत बनाने के मामलों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। इस बैठक में जिस विषय पर चर्चा की गई वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो हमने लिख भी दिया है। अच्छा, इस बैठक में एक महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि श्रीलंका से, जो श्रीलंका को मतलब श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, तो श्रीलंका से अब इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई, ये ध्यान रखिएगा। और भारत वर्ष 25 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा, यानी कि जब ये आयोजित हो चुकी है 21 मई को, इसके बाद भारत के पास वर्तमान में इसकी अध्यक्षता है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की। अच्छा, ये अगर हम बात करें तो ये IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्थापना हुई थी 1997 में। उद्देश्य की बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार, निवेश, विकास आदि को बढ़ावा देना है। अगर वर्तमान में अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, मालदीव सहित कुल मिला के 23 देश इसके सदस्य देश हैं, जबकि 12 संवाद भागीदार देश के रूप में इसमें शामिल है। सदस्य देशों की बात करें तो खास करके 23 इसके सदस्य देश हैं, और भारत के अतिरिक्त भारत के खास करके जो आसपास के देश हैं जैसे कि बांग्लादेश आदि, श्रीलंका आदि, यहाँ पर हमने इंडोनेशिया आदि सभी को मतलब लिखा है। कुल मिला के ओवरऑल इसके सदस्य देशों की संख्या है 23। अच्छा, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में, ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता सौंपी है? देखिए, इस प्रश्न को आप VVI प्रश्नों में रखेंगे। हालांकि इस सीरीज में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संग्रह करते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता जो सौंपी गई है, ये यूनाइटेड किंगडम अर्थात UK के द्वारा सौंपी गई है। आइए कंप्लीट स्टोरी समझते हैं, ये है क्या और खबरों में क्यों है। यहां से वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता ये मॉरिशस को सौंपी है। दरअसल यह द्वीप की अगर हम बात करें तो यह द्वीप समूह जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। दरअसल यहां पर अब समझिएगा कि यूनाइटेड किंगडम ने 1810 में चागोस द्वीप और साथ ही साथ मॉरिशस पर कब्जा किया था, यानी कि इसको अधीन किया था। एक औपनिवेशिक स्थल के रूप में इसका इस्तेमाल किया था ब्रिटिश लोगों ने। खास करके जिस प्रकार से भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, एक प्रकार से वही चीजें यहाँ पर हुई थी। 1810 में खास करके यहाँ पर कब्जा किया था। हालांकि यहाँ पर यह समझिएगा कि जब 1965 में मॉरिशस जो है यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ, तो अंग्रेजों ने चागोस द्वीप को अपने पास ही रख लिया था। जब स्वतंत्र हुआ था 1965 में अंग्रेजों से, इसके बावजूद भी खास करके अंग्रेजों ने मॉरिशस के पास से यह द्वीप को अपने पास रखा था, लेकिन हालांकि इसके लिए 3 मिलियन पाउंड का भुगतान किया था। ये चीजें ध्यान रखिए। लेकिन अभी हाल ही में 1965 के पश्चात 22 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करते हुए इस द्वीप समूह की जो संप्रभुता है, जो अधिकार है, वो मॉरिशस को सौंप दिया है। ये कुछ थोड़ी सी जानकारी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन। इस तस्वीर में एक्चुअली में यहाँ पर देखिए ये मॉरिशस है, ये ब्लैक ग्रीन सर्किल में अगर आपको दिख रहा है तो ये मॉरिशस की स्थिति है, और यही आसपास पर मतलब यही आसपास में कहीं पर चागोस द्वीप है, ये समझिएगा। और इसी पर अभी हाल ही में जो द्वीप समूह है, इस पर अभी हाल ही में मतलब जो संप्रभुता इसकी है वो मॉरिशस को सौंपी गई है। अच्छा, अगले प्रश्न पे जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को देने जा रहा हूं, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो BPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। ये सभी जानकारी आप ही लोगों के लिए है। अगर आप BPSC के अतिरिक्त किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में है तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लीजिए। अभी यहाँ पर आपको बताएंगे कि जो खास करके BPSC आगामी जो BPSC एग्जाम है 71वीं, उसको ध्यान रखते हुए जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चीजें यहां पर हम आपको बतलाने वाले हैं। देखिए, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। अब तक 5 टेस्ट हुआ है। जो छठा प्रैक्टिस सेट है ये आपको 1 जून 2025 को शाम के 9 बजे मिलेगा। अच्छा, फिलहाल ये जो टेस्ट का आयोजन हो रहा है ये संडे वाइज हो रहा है, यानी कि संडे आप एग्जाम में भाग ले पाएंगे। इसमें आपको बता दूं कि हमने 70 जो फुल लेंथ टेस्ट है ये हमने आपको देने का वादा किया है आगामी एग्जाम के लिए। और आपको बता दूं फिलहाल
संडे इसलिए है क्योंकि अभी एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आई है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, डेट हमारे सामने आदि होगा, मतलब वो सारी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल में बदलाव करेंगे और एग्जाम से पहले पहले 70 जो फुल लेंथ टेस्ट है उसको हम पूरा करेंगे। जबकि सेक्शनल टेस्ट में लगभग ये अपडेट हो चुका है, आप जब चाहें तब इसमें जितनी बार चाहें उतनी बार इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, फुल लेंथ टेस्ट में हमने एक कंडीशन लगाया है, ये कंडीशन यहाँ पर ये है, थोड़ा सा और आपका समय लेंगे, आपको बता दूं। कंडीशन यहाँ पर यह है कि कई लोग करते क्या थे कि बार बार अपनी रैंक में सुधार करने के लिए, लीडर बोर्ड में ऊपर आने के लिए बार बार टेस्ट में अटेम्प्ट करते थे, जिससे रैंकिंग गड़बड़ा जाते थे। तो इसमें हमने एक समाधान निकाला कि टेस्ट में जो अटेम्प्ट करने की जो सीमा है उसे घटाकर 1 कर दिया फिलहाल। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये छठा टेस्ट जो आपको मिलेगा, जैसे ये टेस्ट, छठा टेस्ट आपको मिलेगा, कब मिलेगा? 1 जून को। तो 1 जून से लेकर अगले मतलब संडे तक इस टेस्ट में केवल एक ही बार आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, फिर उसके बाद ये अनलॉक होगा, फिर से आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन जो अगले एक संडे तक जब भी जो भी टेस्ट लॉन्च होगा, तब से अगले एक संडे तक, जब तक रिजल्ट इसका हम आप लोगों के सामने यहाँ पर न रख दें, रिजल्ट जारी न कर दें, तब तक इसमें केवल एक ही बार आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर एग्जाम वाले फील लेने के लिए एक समय जो 9 बजे का है, लाइव टेस्ट होता है, आप 9 बजे प्रत्येक शाम को एकदम अपना कॉपी पेन लेके या फिर जैसा भी आपको सहूलियत हो, ये चीज़ें आप कंप्यूटर पर भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन का जो लॉगिन ID पासवर्ड है, तो अच्छी तरीके से बैठिए, प्रॉपर ये समझिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और एकदम एग्जाम वाली वाइब यहाँ पर आपको लेना है। तो एप्लीकेशन पे आप इसको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन के तहत जाके परचेज कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज बता दो, यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन से लेते हैं तो ये इसका फी है, लेकिन बीपीएससी का जो प्रॉपर एक कोर्स है ये वाला, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअल फी तो 399 है, लेकिन ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और इसमें टेस्ट सीरीज तो आपको तमाम मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त ये तमाम बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसी कोर्स में जो करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास चलती है, इसका पूरा का पूरा पैकेज आपको मिल जाएगा। यानी कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि करंट अफेयर्स का कोई भी मटेरियल अलग से आपको बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी कोर्स में आपको मिल जाएगा। पेड कोर्स में जाइए, एप्लीकेशन पे बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए और वहां पर ये चीजें आपको मिल जाएगा। चलिए छठे प्रश्न पे आते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने हालिया आयोजित यूरोपा लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया है? देखिए इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, टॉटनहैम हॉटस्पर, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, यूरोपा कप बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहाँ पर हमने वो जानकारी आपके बीच रखा है। टॉटनहैम हॉटस्पर फुटबॉल क्लब जो कि है, जो अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर यूरोपा लीग 2025 का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही टॉटनहैम का यूरोपीय ट्रॉफी के लिए 41 साल का इंतजार खत्म हो गया। दरअसल टीम ने पिछला खिताब 1984 में जीता था, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। टॉटनहैम का ओवरऑल ये तीसरा यूरोपा लीग टाइटल है। हालांकि पहली बार 1972 में इस खिताब को वोल्वरहैम्पटन वंडरर्स 3-2 से हराकर किसने जीता था? तो टॉटनहैम, जो खास करके टॉटनहैम हॉटस्पर जो खास करके फुटबॉल क्लब है, इसने अपने नाम किया था। कब 1972 में पहली बार, 1984 में दूसरी बार, फिर 2025 में तीसरी बार। अच्छा, यूरोपा कप जो है, यूरोपा कप या फिर यूरोपा लीग 2025 की विजेता के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इससे पहले 2024 वाला भी ध्यान रखिएगा, हो सके तो 2023 वाला, 2024 वाला जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार होता है एग्जाम में, क्या कई बार होता नहीं बल्कि इस समय जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि तकरीबन आपको 1 से 2 साल के भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ये गलती कभी भी मत कीजिएगा कि केवल 1 साल के ही प्रश्न पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम 1.5 साल का, ये आपको बता दूं, कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़िएगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं, ध्यान रखना आपको। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में औपचारिक रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है? इस देश का नाम है अल्जीरिया, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए अल्जीरिया हाल ही में 19 मई 2024 को औपचारिक रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की है। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें, स्थापना की 2015 में ब्रिक्स देशों में विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए ये शुरू की गई थी। इस उद्देश्य से ब्रिक्स देशों की जो ब्रिक्स में जो खास करके देश हैं उसको लेकर के इसकी शुरुआत
शुरुआत यही ब्रिक्स देशों द्वारा हुई थी। दरअसल इसका मुख्यालय जो वर्तमान में ये संघाई चाइना में है और इसके पहले अध्यक्ष भारत के वी कामत थे और वर्तमान में हालांकि इसका जो अध्यक्ष है ये ब्राजील के मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष वर्तमान में ब्राजील के मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं। देखिए ब्राजील की अध्यक्षता में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में होगा, ये प्रस्तावित है। और ये चीजें हालांकि बहुत पहले भी हम आपको बतला चुके हैं। जो 17वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है ये 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। अच्छा, इससे पिछला जो 16वां था वो कजान रशिया में हुआ था, ये शायद हमने यहाँ पर लिखा भी है। अच्छा यहाँ पर जबकि इसका पिछला जो संस्करण था यानी कि अच्छा यहाँ पर 17वां नहीं बल्कि 16वां होगा। जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था ये 22 से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक ये कजान रशिया में किया गया था और ये जानकारी विस्तृत तौर पर दिया हुआ है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना की बात करें, एक्चुअली ब्रिक्स की स्थापना ब्रिक्स नाम से नहीं हुई थी, ब्रिक नाम से हुई थी 2009 में। और आपको ध्यान रखना जब 2009 में यह स्थापित हुआ तो ब्राजील, रशिया, भारत और चाइना द्वारा हुआ, ये इसके संस्थापक देश हैं। लेकिन अगले ही साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ यानी कि साउथ अफ्रीका, जिससे एस जो अल्फाबेट है इसमें जुड़ गया और ये ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स, ये ध्यान रखिए, जिसके बाद ये हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स से जुड़ी हुई कई जानकारी है जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। यही चीजें हमने लिखा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या फिर समूह है। संस्थापक देशों में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना। ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया पिछले साल 2024 में इसके सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। लेकिन इस वर्ष जनवरी 2025 में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 11वें सदस्य के रूप में इसमें सम्मिलित हुआ है, जिसकी घोषणा ब्राजील द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हाल ही में अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने का निमंत्रण को अस्वीकार किया है। यह भी एक पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता या फिर मेजबानी की बात करें तो भारत अब तक 3 बार इसकी मेजबानी किया है। एक चौथा जो ब्रिक्स सम्मेलन था और फिर 8वां, फिर 13वां, जो क्रमशः आपको ध्यान रखना 2012, 16 और 21 में दिल्ली, गोवा और दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो ये चीजें, ये 3 बार खास करके इसकी मेजबानी भारत द्वारा किया गया है। तो फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर इस प्रश्न से हमें मिल जाती है। आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये करंट अफेयर्स का सीरीज है जो नया नया शुरू हुआ है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। 2 वीडियो ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। इसके माध्यम से होगा क्या कि चीज़ों का आप बेहतर तरीके से मतलब आकलन कर पाएंगे। जो आपने पढ़ा है वो एक प्रकार का टेस्ट है, आपका टेस्ट के माध्यम से, वीडियो टेस्ट है, इसके माध्यम से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। जो भी सेक्शन आपका कमजोर होगा, जो भी प्रश्न आपको कमजोर लगेगा उसे जरूर पढ़िएगा। बाकायदा इसका PDF भी हमने आपको दिया है, आप फ्री वीडियोज वाले सेक्शन पे एप्लीकेशन पे जाके इसको देख सकते हैं, वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि जैव विविधता के महत्व को समझाने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य हर वर्ष की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मई को, यानी कि विकल्प नंबर C इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पृथ्वी पर जैव विविधता के महत्व को समझाना और जागरूकता बढ़ाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, 2025 में जो ये दिवस मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसकी थीम क्या है? देखिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये इसका 2025 का निर्धारित थीम है। अच्छा, एक जानकारी इसकी स्थापना को लेकर, शुरुआत को लेकर, दरअसल 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो जो ब्राजील में है, यहाँ पर हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था और 29 दिसंबर 1993 को हालांकि इसे लागू किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि अतः शुरुआत में ये जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है जब इसे लागू किया गया था। एक्चुअली यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जैव विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते हुए ये घोषित हुआ था और इस तिथि को मनाने का मतलब ऐलान किया गया था, घोषणा किया गया था। और शुरुआत में यही 29 दिसंबर को ही ये दिवस मनाया जाता था। लेकिन वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया और तब से ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता आ रहा है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम की बात करें जो पिछले साल मनाया गया था, यहाँ पर 25 को लेकर हम जानकारी आपको दे चुके हैं। जो कि पिछले साल की बात करें तो इसका थीम था योजना का हिस्सा बने, ये ध्यान रखिए। अच्छा, 1-2 जानकारी और
और मई 2022 में कोलकाता भारत का पहला ऐसा शहर बना था जो कि जैव विविधता का विस्तृत एक प्रकार का रजिस्टर तैयार किया था। और इस प्रश्न को लेकर डिटेल में हमने आपको जानकारी दिया था 2022 में मई महीने वाला अगर वीडियो को आपको अगर आप देखेंगे या फिर जो मंथली पीडीएफ होता है उसे आप देखेंगे तो ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है। अच्छा, जैव विविधता की बात हो रही है यानी कि बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है, तो बिहार में अगर हम बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात करें तो पहला तो अररिया में है, कुशियार गांव में, दूसरा गया में है। अच्छा, गया का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। तीसरा सुपौल में प्रस्तावित है। अच्छा, गया के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है जो कि बिहार का एक जिला है गया जी, दरअसल अभी हाल ही में यहाँ की मतलब 300 वर्ष पुरानी पत्थर की कला को जो जीआई टैग दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बिहार का खास करके नवीनतम, खास करके जो प्रकार से खोज बोल सकते हैं, इसे जीआई टैग मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न है कि हालिया लिखित द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर पुस्तक की लेखिका कौन है जो चेतेश्वर पुजारा की धर्मपत्नी है। ध्यान दीजिए, पुस्तक का नाम बहुत अच्छा है। ये पुस्तक का नाम है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर। इस पुस्तक की जो लेखिका है ये चेतेश्वर पुजारा, जो मतलब इनकी धर्मपत्नी है, जो पूर्व क्रिकेटर है। ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर है पूजा पुजारा। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें होती है, जो खबरों में होती है, उसे ध्यान आपको हर हाल में रखना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो 1 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए आते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कहां तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले इसके एजेंडों पर चर्चा करने के लिए दूसरी ब्लू वार्ता आयोजित की गई है। ये अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने फ्रांस और कोस्टारिका के दूतावासों के साथ मिलकर हाल ही में 20 मई 2025 को पृथ्वी भवन नई दिल्ली में दूसरी ब्लू वार्ता की मेजबानी की है। अच्छा, यह वार्ता तीसरी महासागर सम्मेलन जो कि दरअसल 9 से 12 जून 2025 तक फ्रांस में एक जगह नीस यहां पर आयोजित किया जाएगा। तो इसके एजेंडों पर चर्चा के लिए खास करके अभी हाल ही में नई दिल्ली पृथ्वी भवन में यहाँ पर इसकी खास करके आयोजन किया गया दूसरी ब्लू वार्ता का 20 मई को, ये ध्यान रखें। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविंद्रन द्वारा किया गया। अच्छा, इससे पहले, ये तो दूसरी वार्ता है यहाँ पर हमने लिखा है, तो इससे पहले खास करके नई दिल्ली में ही भारत ने नई दिल्ली में ही फरवरी 2024 में ये पहली ब्लू टॉक यानी कि ब्लू वार्ता की मेजबानी किया था। तो ये पहली और दूसरी को लेकर जरूर ध्यान रखिए। ये चीजें क्यों आयोजित हो रही है, दरअसल इस पर खास करके 9 से लेकर 12 जून 2025 को जो यहाँ पर फ्रांस के नीस में ये खास करके तीसरी महासागर सम्मेलन आयोजित होगा, इसी को लेकर इसके एजेंडों पर चर्चा के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए ये आयोजित हुआ है। अच्छा, पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की बात करें तो आपको बता दूं कि जून 2017 में न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था, जिसकी सह अध्यक्षता या फिर सह मेजबानी फिजी और स्वीडन द्वारा किया गया था। ये अभी जो आयोजित होगा यहाँ पर स्थिति को, ये तीसरा सम्मेलन होगा। तो पहला को लेकर हमने जानकारी दिया 2017 में अमेरिका न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसकी सह मेजबानी फिजी और स्वीडन द्वारा किया गया। लेकिन दूसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन पुर्तगाल और केनिया की सह मेजबानी में 2022 में लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, ये पुर्तगाल जो लिस्बन जो पुर्तगाल में एक जगह है, यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। ये दूसरा सम्मेलन था। चलिए आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है। यहां पर ध्यान दीजिए, इसका राइट जो आंसर होगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने अभी अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में 17 वर्षीय भारतीय निशानेबाज कनक बुधवार ने 10 मीटर एयर पिस्टल में पहला स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। और वो हरियाणा की रहने वाली है, जो आप इन्हें यहाँ पर एक्चुअली तस्वीर में देख रहे हैं। वही मालडोवा की अन्ना डुल से उपविजेता रही, यानी कि इन्हें रजत पदक मिला। यहाँ पर हमने लिख भी दिया, उन्हें रजत पदक मिला। और वहीं साथ ही चीनी ताइपे की चेन यन चिंग ने तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अच्छा, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की बात करें
तो इसका एक्चुअली ये 2 चरणों में आयोजित होना है। पहला चरण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है 19 से लेकर 27 मई 2025 तक जर्मनी के सुहल में। ये ध्यान रखिए, यहीं पर ये प्रतियोगिता में अभी हाल ही में ये खास करके हम बात जो कर रहे हैं कनक बुधवार के, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ये गोल्ड जीता है। अच्छा, जबकि इसका दूसरा संस्करण ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा संस्करण 24 सितंबर से यहाँ पर 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, यानी कि भारत की मेजबानी में आयोजित होगा। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा किया जाता है। तो इसका द्वितीय चरण यहाँ पर 24 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक भारत में होना है। चलिए, इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भारतीय रेलवे में विलय को लेकर अंतिम मंजूरी दी है। हालांकि ये चीजें बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन अंतिम मंजूरी अभी मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। आई होप कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिला होगा, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से चीजें हम आपको दे रहे हैं और बहुत आनंद भी आ रहा होगा पढ़ने में। अच्छा, आज के इस वीडियो का ये प्रश्न है जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितने भी लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, हमारे तमाम स्टडी मटेरियल इस कोर्स में आपको मिल जाएंगे। जो लोग ऑलरेडी इस कोर्स को परचेज किए हुए हैं, एप्लीकेशन पे जाके इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और खास बात, यहाँ पर बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं कि सर हमें पीडीएफ मिलता ही नहीं है, कहाँ पर है। देखिए, कोई भी कंफ्यूजन हो, पीडीएफ मैं आपको बोल रहा हूँ कि सारा मटेरियल इसमें है, लेकिन अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो एक बार कॉल कीजिए। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल नहीं कर सकते तो मैसेज कीजिए, आपको वो चीज़ें हम देंगे, बता देंगे कहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छा, टेस्ट सीरीज जो 71वीं के लिए लॉन्च हुई है, आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो तमाम चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी, और ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, इसमें एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। हालांकि आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेने के लिए एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज नाम का एक सेक्शन होगा, आप डायरेक्टली वहां से जाकर भी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।